सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शिवा आप सभी लोग का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को मेरे चैनल का नाम पता ही होगा, मैथ्स बाय शिवा। पिछली क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम स्टार्ट किए थे। नंबर सिस्टम को हम लोग बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट किए थे। आज उसी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। मैथ बेसिकली कोई ऐसी परीक्षा नहीं है, चाहे क्लास 6 हो, क्लास 7 हो, क्लास 8 हो, चाहे कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, कोई भी ऐसी प्रतियोगी परीक्षा नहीं है जो गणित सब्जेक्ट से वंचित हो। यानी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में गणित का कुछ न कुछ, किसी परीक्षा में ज़्यादा, किसी परीक्षा में कम, कुछ न कुछ हर परीक्षा में उसका वेटेज बना रहता है। ठीक है, तो देर न करते हुए हम लोग अपने क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ नंबर्स। लास्ट क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ना शुरू किए थे, बस नेचुरल नंबर एक पढ़ पाए थे हम लोग। ठीक है, आज उस क्लास को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और पढ़ना स्टार्ट करेंगे। टाइप्स ऑफ नंबर में हम आज कौन कौन से नंबर के बारे में पढ़ेंगे? नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, होल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद से इवन नंबर के बारे में पढ़ेंगे, ऑड नंबर के बारे में पढ़ेंगे, कंपोजिट नंबर के बारे में पढ़ेंगे और प्राइम नंबर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं प्राकृतिक संख्या के बारे में। प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर स्टार्ट करते हैं। नेचुरल नंबर के बारे में, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या हम किसे कहते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर्स इज कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। जितनी भी गिनती गिनने में प्रयोग की जाने वाली जितनी भी संख्याएं हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या गिनती गिनने वाली संख्याओं का मतलब कि अगर किसी भी व्यक्ति से यह बोल दिया जाए, यह कह दिया जाए कि आपको कुछ वस्तुएं गिनना है, किसी भी व्यक्ति से बोला जाएगा कि आप कुछ वस्तु आपके सामने है, उनको गिनना है, तो कोई भी व्यक्ति गिनती स्टार्ट करता है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को गिनना स्टार्ट करता है, तो उसकी गिनती हमेशा कहाँ से शुरू होती है? एक से प्रारंभ होती है, और जितनी वस्तुएं रहती हैं उतनी वस्तुओं को गिनता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, कोई वस्तु है, कोई वस्तु, कई वस्तुएं हैं, कई वस्तुएं हैं, कई ऑब्जेक्ट्स हैं, कई ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, चलिए, तो जब अगर हम गिनना स्टार्ट करेंगे, गिनती शुरुआत करेंगे, तो कोई भी, अगर मैं बोलूँगा कि इनको गिन कर बताइए, ठीक है, जब भी हमको गिनना रहेगा तो गिनती हमारी स्टार्ट होती है। कोई बोलेगा इसको 1 2 3 4, बोलेगा कि यहाँ पर 4 वस्तुएं रखी हुई हैं। कितनी वस्तुएं? 4 वस्तुएं। गिनती कहाँ से स्टार्ट हुई? 1 से गिनती हमारी स्टार्ट हुई। ठीक है, ठीक है, अगली वाली लाइन में इसको भी अगर बोल दिया जाए कि इसको गिनिए, तो कोई भी गिनेगा तो बोलेगा 1 2 3 4। ठीक है, गिनती कहाँ से स्टार्ट हुई? कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी वस्तु को गिनना प्रारंभ करता है, तो वो हमेशा उसकी गिनती कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। कभी भी वो 0 से स्टार्ट नहीं कर सकता है। कभी भी इसको 0 नहीं बोलेगा कि 0 1 2 3। इसको 0 इसलिए नहीं बोला जा सकता है क्योंकि ये एक्चुअल में एक ऑब्जेक्ट है, इसको हम 0 नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? जैसे यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, मान लीजिए चिड़िया बैठी हुई हैं, अगर हम गिन रहे हैं तो बोलेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पर 6 ऑब्जेक्ट है। कितने ऑब्जेक्ट हैं? 6। लेकिन हम गिनना कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? सब में अगर हम गिनना स्टार्ट कर रहे हैं तो गिनती हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? 1 से गिनती स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, यानी काउंटिंग, अगर गिनती किसी को पढ़ाई जाती है तो गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हैं लोग? 1 से स्टार्ट करते हैं लोग। अगर मान लीजिए आपके पास 10 पेंसिलें हैं, तो कोई व्यक्ति अगर 10 पेंसिल को गिनना शुरू करेगा तो कहाँ से गिनेगा? 0 बोल देगा तो 9 पेंसिल हो जाएगी। 0 अगर बोल देगा तो वो 9 पेंसिल हो जाएगी। जब भी गिनती स्टार्ट होती है, गिनना, किसी भी वस्तु को कोई भी व्यक्ति गिनना स्टार्ट करता है, तो वो कहाँ से गिनता है? 1 से गिनना स्टार्ट करेगा। हमेशा शुरुआती दौर में किसको बोलेगा? 1 2 3 4 5 6 7 100 1000 2000 3000 लाख करोड़, जितना आप गिनना चाहेंगे, गिनती कभी समाप्त नहीं होती है। ठीक है,
यानी नेचुरल नंबर भी कभी समाप्त नहीं होंगे। लेकिन नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होगी? तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है हमारा 1 से, यानी प्राकृतिक संख्या हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है। 1 से क्यों स्टार्ट होती है? क्योंकि मैंने बताया है कि ऑल काउंटिंग नंबर काउंटिंग नंबर मतलब गिनती गिनने वाली संख्याएं इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है, काउंटिंग नंबर का मतलब कि अगर कहीं ये ऑब्जेक्ट दिए हुए, मान लीजिए कुछ वस्तुएं रखी हुई है, किसी को गिनने के लिए बोल दिया गया, तो अगर कोई गिनती ऐसे गिन रहा है कि 0 1 2 3 4 5, अगर कोई इस प्रकार से अगर वस्तुओं को गिन रहा है कोई भी व्यक्ति, तो उसका ये गिनती गिनने का तरीका गलत माना जाएगा। क्यों गलत माना जाएगा? क्योंकि इस ऑब्जेक्ट को 0 बोल रहा है, और 0 का मतलब होता है कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है तो उसको हम कुछ नहीं बोल सकते। जब भी गिनती हमारी स्टार्ट होगी तो कहाँ से? 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पर कितने ऑब्जेक्ट हुए? हमारे 6 ऑब्जेक्ट हुए। ठीक है, तो आ गया होगा, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा कि प्राकृतिक संख्या हम किसे कहते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर्स इज कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। गिनती गिनने में प्रयोग की जाने वाली संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती गिनने में प्रयोग की जाने वाली संख्याओं को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड डिफिनीशन कई प्रकार से हम दे सकते हैं। पहली डिफिनीशन मैं सिखा चुका हूं, ऑल काउंटिंग नंबर्स इज कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। सभी गिनती गिनने वाली सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती कहां से गिनना स्टार्ट करते हैं? गिनती हम 1 से गिनना स्टार्ट करते हैं। कहां तक गिनते हैं? कोई सीमा नहीं होती है। ठीक है, यानी संख्याओं की लिमिट नहीं होती है। ठीक है, उसको अनगिनत बोला जाता है, इंग्लिश में इनफाइनाइट बोला जाता है। ठीक है, चलिए पहली परिभाषा ये इस तरह हो गई। कुछ लोग अलग तरह से परिभाषा इसकी बता सकते हैं। अलग तरह से क्या परिभाषा बता सकते हैं? कि कह सकते हैं कि सभी धनात्मक संख्याएं, ऑल पॉजिटिव नंबर्स, सभी धनात्मक संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। ऑल पॉजिटिव नंबर्स इज कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ऑल पॉजिटिव नंबर्स इज कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, यानी सभी धनात्मक संख्याएं, सभी धनात्मक मतलब ऑल पॉजिटिव, सभी धनात्मक संख्याएं क्या होती हैं? हमारी प्राकृतिक संख्या होती हैं। गिनती गिनने वाली संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ऑल काउंटिंग नंबर्स इज कॉल्ड, गिनती गिनने वाली संख्याएं जो होती है हमारी क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। यानी ऑल काउंटिंग नंबर्स इज कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, या ऑल पॉजिटिव नंबर्स इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। या बहुत लोग परिभाषा को इस प्रकार से भी बताते हैं कि 1 से, यानी प्लस 1 से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक की जितनी भी संख्याएं, यानी +2 एक प्राकृतिक संख्या है, +100 एक प्राकृतिक संख्या है। मैं पिछली क्लास में बताया था कि किसी भी संख्या का अगर हमें उसका चिन्ह बताना है कि वो कैसी संख्या है, पॉजिटिव संख्या है कि निगेटिव संख्या है, अगर उसको हमें पहचानना है तो उस संख्या के जस्ट बाएं, यानी लेफ्ट साइड, उस संख्या के जस्ट बाएं उसका चिन्ह लगा होता है। और धनात्मक संख्याओं में अगर हमारी इच्छा कर रही है तो हम प्लस चिन्ह को दिखाएंगे, अगर नहीं इच्छा कर रही है, अगर हम बस संख्या भी लिखे हुए हैं तब भी वो कैसी संख्या कहलाती है? धनात्मक संख्या कहलाती है। लेकिन अगर कोई ऋणात्मक संख्या है तो वो बिना चिन्ह की नहीं लिखी जा सकती है। ठीक है, पिछली क्लास में मैं ये बहुत ही अच्छी तरीके से बताया था। चलिए ठीक है, यानी नेचुरल नंबर हम समझ चुके हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? पहला पढ़ चुके हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? गिनती गिनने वाली संख्याओं को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। या परिभाषा बदल के भी पढ़ सकते हैं कि सभी धनात्मक संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। कुछ लोग इस प्रकार से भी बताते हैं कि 1 से लेकर अनंत तक की, 1 से यानी +1 से लेकर प्लस अनंत तक की सभी संख्याएं हम क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्या से जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो किस प्रकार से इससे क्वेश्चन पूछा जाने की उम्मीद रहती है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है।
सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। सबसे छोटी स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होती है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? लार्जेस्ट नेचुरल नंबर कौन सी है? सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों नहीं ज्ञात कर सकते? इसलिए हम नहीं ज्ञात कर सकते कि हम आपको बताए हैं कि ऑल काउंटिंग नंबर्स इज कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, यानी जितनी हम गिनने में संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हीं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और गिनती जब हम बताए हैं कि कभी समाप्त ही नहीं होती है, तो हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि कौन संख्या सबसे बड़ी है? बताने में हम लोग असमर्थ रहेंगे। ठीक है, यानी जब भी क्वेश्चन आता है, अगर प्रश्न किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हम नहीं बता पाएंगे। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे हमारा नेचुरल नंबर हम लोग सीख चुके हैं। उसके बाद से नेचुरल नंबर जब गणित का जब धीरे धीरे विकास हो रहा था, गणित जब धीरे धीरे डेवलप कर रही थी, तो शुरुआत में सबसे पहले हम नेचुरल नंबर के बारे में जाने थे। लेकिन जब हमारा कार्य नेचुरल नंबर से नहीं चल पाया कहने का मतलब क्या है? देखिए अभी हम बता रहे हैं, पहले लिख लें। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर किसे कहा जाता है? पूर्ण संख्या को बोला जाता है। यहाँ पर मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हूँ। पूर्ण संख्या, होल नंबर किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या क्या होती है? देखिए, पूर्ण संख्या हम किसे कहते हैं? जितनी काउंटिंग नंबर है, मतलब ऑल काउंटिंग नंबर्स विथ जीरो, मतलब जीरो भी उसमें सम्मिलित हो जाता है। जीरो के बिना हमारी कहानी क्यों अधूरी थी, आइए हम समझते हैं। जीरो के बिना प्राकृतिक संख्या से हमारा कार्य क्यों नहीं चल पा रहा था, इसको समझते हैं। मान लीजिए कोई एक ये वायर बना हुआ है, इस पर एक भी चिड़िया नहीं बैठी हुई है। इस पर मान लीजिए 3 चिड़िया बैठी हुई हैं, 4 चिड़िया मान लीजिए बैठी हुई हैं। फिर एक अलग वायर है, इस पर अलग तरह की चिड़िया बैठी हुई है, कई चिड़िया बैठी हुई हैं। ठीक है, जीरो की आवश्यकता क्यों पड़ी? होल नंबर बताने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? नहीं तो प्राकृतिक संख्या से हमारा काम क्यों नहीं चल पाता है? क्यों एक अलग से संख्या पढ़ना पड़ता है जिसको हम लोग होल नंबर यानी पूर्ण संख्या कहते हैं? ठीक है, देखिए अगर कोई पूछ देगा कि इस पर कितनी चिड़िया बैठी हुई हैं, तो कोई भी जब बताएगा काउंटिंग शुरू करेगा तो कहाँ शुरू करेगा? 1 2 3 4 बताएगा कि हाँ यहाँ ऑब्जेक्ट अगर रहेगा तो 4 ऑब्जेक्ट है, चिड़िया है तो 4 चिड़िया है। मान लीजिए 4 ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई भी ऑब्जेक्ट का मतलब कोई भी वस्तु रखी हुई है, तो जब भी हम गिनेंगे तो 1 2 3 4 5। अगर इसको चिड़िया बोल रहे हैं तो यहाँ पर कितनी चिड़िया बैठी हुई हैं? 5 चिड़िया बैठी हुई हैं। यहाँ पर कितनी चिड़िया बैठी हुई हैं? तो 4। अगर क्वेश्चन इसमें भी आपसे पूछ दे कि यहाँ पर कितनी चिड़िया बैठी हुई हैं, तो हम कैसे बताएंगे? उसको भी अगर कोई पूछे कि उसको संख्या में हमें बताइए, तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे बताएंगे कि हाँ यहाँ पर कितनी चिड़िया बैठी हुई हैं? तो यहाँ पर जब एक भी चिड़िया नहीं बैठी हुई है, यानी कुछ भी नहीं है वहाँ पर, तो कुछ नहीं को संख्या से हम किससे दिखाते हैं? जीरो से दिखाते हैं। कुछ नहीं को जीरो से दिखाते हैं। ठीक है, यानी जीरो से लेकर के और प्लस पॉजिटिव यानी अनंत तक। प्लस अनंत तक कहने का मतलब ये मैं बताया हूं कि ऑल काउंटिंग नंबर्स इज कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, और उसमें बस जीरो को शामिल कर दीजिए। उसमें किसको शामिल कर दीजिए? जीरो को शामिल कर दीजिए, तो क्या हमारा बन जाएगा? होल नंबर, यानी पूर्ण संख्या बन जाएगी हमारी। होल नंबर मिल जाएगी यानी पूर्ण संख्या मिल जाएगी। ठीक है, तो जब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ पर कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है? तो यहाँ पर भी स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट पूछा जाता है। सबसे स्मॉलेस्ट में कौन सा हो जाएगा? स्मॉलेस्ट में कौन सा हो जाएगा? स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट होल नंबर। सबसे छोटा पूर्ण संख्या कहें या सबसे छोटी होल नंबर कौन सी कहलाती है? तो हमारी अब प्राकृतिक संख्या में 1 थी सबसे छोटी नेचुरल नंबर कौन थी? 1 थी।
लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो को हम हिंदी में क्या कहते हैं, शून्य बोला जाता है। शून्य मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है। और एक और पूछा, लार्जेस्ट भी पूछा जा सकता है। लार्जेस्ट भी पूछा जा सकता है कि सबसे लार्जेस्ट होल नंबर कौन सी है, तो यहां पर भी हम नहीं बता सकते हैं, ठीक है। जब जीरो से कहानी हमारी अनंत तक इसमें भी जा रही है, जीरो से कहानी जब अनंत तक जा रही है, तो अनंत जिसका अंत ही नहीं, तो जब इस होल नंबर का जब अंत ही नहीं होगा तो हम बताएंगे कैसे कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है। छोटी बता सकते हैं कि हाँ वो जीरो से जब शुरुआत हो रही है तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी जीरो होगी, लेकिन सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी हम ये नहीं बता पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। इवन नंबर यानी सम संख्या किसे कहते हैं। अगला क्या है हमारा, इवन नंबर यानी सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या किसे कहा जाता है, यानी इंग्लिश में उसे इवन नंबर बोलते हैं। सम संख्या को क्या बोला जाता है इंग्लिश में, इवन नंबर। इवन नंबर बोला जाता है, इवन नंबर। सम संख्या किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा हम कई तरीके से बता सकते हैं। सम संख्या की परिभाषा हम कई तरह से बता सकते हैं कि सम संख्या हम किसे कहते हैं, ठीक है। पहली परिभाषा हमारी सम संख्या की हो जाएगी कि जो भी संख्याएं दो से पूर्ण रूप से डिविजिबल हैं। डिविजिबल में विभाज्यता के नियम में बताया था कि डिविजिबल का मतलब क्या होता है, जब हम किसी संख्या से किसी संख्या में भाग देते हैं और हमारा शेषफल अगर जीरो आता है तो ये कहा जाता है कि जिस संख्या से हम भाग दिए हुए हैं और जिस संख्या में भाग दिए हुए हैं, जिस संख्या में भाग दिए वो संख्या जिस संख्या से भाग दिए हैं उस संख्या से डिविजिबल है। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर 12 में हम 3 से भाग दे रहे हैं, 12 में हम 3 से भाग दे रहे हैं तो हमारी भाग कितनी बार जाएगी, 4 बार जाएगी। 12 हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। शेष कितना आ गया, यहाँ पर शेष आ गया जीरो। और जब शेष जीरो हो जाता है तो ये कहा जाता है कि इस संख्या से यह संख्या पूर्ण रूप से डिविजिबल है, या यह कहा जाता है कि इस संख्या से यह संख्या पूर्ण रूप से विभाजित है। इस संख्या से यह संख्या पूर्ण रूप से विभाजित है, ठीक है। सम संख्या की परिभाषा हम कैसे ज्ञात करेंगे और कैसे बताएंगे। सम संख्या हम उस संख्या को बोलते हैं, सम संख्या हम उस संख्या को बोलते हैं जिस संख्या में दो का भाग पूरा पूरा चला जाता है। जिस संख्या में दो का भाग पूरा पूरा चला जाने का मतलब जो संख्या दो से पूर्ण रूप से डिविजिबल होती है, परफेक्टली डिविजिबल जो होती है, किससे, दो से विभाजित होने वाली संख्या, दो से विभाज्य यानी दो से डिविजिबल हो, उसको हम क्या कहते हैं, सम संख्या। दो से डिविजिबल कहने का मतलब जिस संख्या में हम दो का भाग देते हैं और दो का भाग उस संख्या में पूरा पूरा चला जाता है। भाग पूरा पूरा चले जाने का मतलब यह होता है कि भाग अगर दशमलव में जाता है तो उसको हम नहीं मानते हैं कि भाग पूरी पूरी चली गई है। जब तक हमारा शेष शून्य नहीं होता है तब तक यह नहीं माना जाता है कि भाग पूर्ण रूप से चली गई है। जैसे हम आइए समझते हैं, कोई भी संख्या है, जैसे मान लीजिए अगर 85 लिखा हुआ है, ये सम संख्या है कि नहीं है ये हमें पता करना है। तो इसमें हम दो से भाग देंगे, दो से भाग देंगे तो देकर देख लेते हैं। एक अंक है तो एक अंक में चेक करें, 2 चौक 8, 2 4 या 8 होता है, कट गया, 5 नीचे आ गया। अब दो का टेबल ऐसा पढ़ें कि चाहे तो 5 हो जाए या 5 से कुछ कम रहे, तो दो की भाग कितनी बार जाएगी, 2 बार जाएगी। 2 दूना के क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। शेष आ गया, एक शेष आ गया हमारा, यानी हमारा कुछ रिमाइंडर बच गया। शेष को क्या कहते हैं इंग्लिश में, रिमाइंडर बोला जाता है। यानी यहाँ रिमाइंडर बच गया है 1। और जब रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर कुछ न कुछ आता है, तब कहा जाएगा कि ये संख्या इस संख्या को पूर्ण रूप से विभाज्य, इस संख्या को पूर्ण रूप से काट नहीं रही है। यानी अगर यहाँ पर शेष शून्य आया होता, यानी रिमाइंडर शून्य अगर आया होता, तब कहा जाता कि इस संख्या का इस संख्या में भाग पूरा पूरा चला गया है। भाग भले से हम दे दिए हैं लेकिन रिमाइंडर यहाँ पर कुछ बच गया। जब रिमाइंडर शून्य होगा तभी कहा जाएगा कि हाँ वो संख्या उस संख्या से डिविजिबल है। यानी ये संख्या 2 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये सम संख्या नहीं कहलाएगी, ठीक है। जैसे कोई और संख्या लेकर देख लेते हैं, और दूसरी संख्या लेकर देख लेते हैं।
जैसे मान लीजिए एक संख्या ले लेते हैं 36। 36 में 2 से भाग देकर देख लेते हैं। 2 से भाग देंगे, एक अंक है, यहाँ पर एक अंक पे चेक करेंगे। 2 का टेबल ऐसा पढ़ेंगे चाहे तो 3 हो जाए या उससे कुछ कम रहे, तो एक बार हम भाग जाएगी हमारी। कितना बच जाएगा? 3 में से 2 जाएगा तो 1 बच जाएगा, 6 उतर जाएगा। भाग कितनी बार जाएगी? 8 बार जाएगी। 2 8 16। यहाँ पर देख रहे हैं रिमाइंडर क्या हो गया हमारा? शून्य हो गया, यानी यहाँ रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा है। शून्य का मतलब क्या होता है? अभी बताए हैं कि शून्य का मतलब कुछ भी नहीं। यहाँ पर रिमाइंडर कितना हो गया? शून्य हो गया। यानी ये संख्या इस संख्या से क्या है? विभाज्य है। जब ये संख्या इस संख्या से विभाज्य है तो यानी 36 हमारी कैसी संख्या हो गई? 36 हमारी इवन नंबर हो गई, यानी सम संख्या हो गई। आई बात समझ में? दूसरा उदाहरण लेकर देख लेते हैं। दूसरा उदाहरण लेकर देख लेते हैं। कोई भी संख्या 100 ले लेते हैं। 100 कैसी संख्या है? तो 100 में हम क्या करेंगे? 2 से भाग देकर देखते हैं। 2 पचे 10 एंड 2 5 जा 10, कट गया, 0 उतरा, भाग 0 बढ़ गई, 0 से 0 कट गया, यानी शेष यहाँ कितना आ गया? शून्य शेष आ गया। रिमाइंडर हमारा कितना बचा? यहाँ पर शून्य बचा। यानी ये संख्या 2 से परफेक्टली डिविजिबल है। परफेक्टली डिविजिबल मतलब रिमाइंडर शून्य। परफेक्टली डिविजिबल उसी को बोलेंगे जब रिमाइंडर हमारा शून्य आएगा, यानी 0 आएगा। तो रिमाइंडर हमारा कितना आ गया है? 0 आ गया है। यानी ये संख्या इस संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित करती है। इस संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित करती है, यानी 100 हमारी कैसी संख्या हो गई? 100 भी हमारी इवन नंबर यानी सम संख्या हो गई। 100 भी हमारी सम संख्या हो गई। चलिए ठीक है, अब सम संख्या की परिभाषा हम जान गए हैं कि जो संख्या 2 से डिविजिबल होगी उस संख्या को हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। अब मान लीजिए कोई बहुत बड़ी संख्या दी हुई है। बहुत बड़ी संख्या देने का मतलब देखिए, जैसे 3 6 9 2 4 9, इतनी बड़ी संख्या दी हुई है। इसको हमें बताना है। 1 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि यह इवन नंबर है कि नहीं है, यानी यह सम संख्या है या नहीं है। क्या करेंगे? 2 से भाग देकर चेक करेंगे, देखेंगे कि शून्य शेष आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जब इसमें 2 से भाग देंगे तो भाग हमारा काफ़ी टाइम कवर करेगा, टाइम ले लेगा। हमको जल्दी से बताना है, क्योंकि 1 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, उतना टाइम हम बर्बाद क्यों करें, जल्दी से बताना है। तो 2 से डिविजिबिलिटी में रूल पढ़ाया था आप लोगों को पिछली क्लास में। मैं 2 से डिविजिबिलिटी क्या 2 से 11 तक की सारी डिविजिबिलिटी रूल को कवर कर चुका हूं। अगर आप लोग उस क्लास को नहीं देखे हैं तो कृपया करके उस क्लास को जरूर देखिएगा, ठीक है। ये एक संख्या है, ये अगर 2 से डिविजिबल होगी तब ये सम संख्या कहलाएगी। अगर ये 2 से परफेक्टली डिविजिबल नहीं होगी तो ये सम संख्या नहीं कहलाएगी। तो हम जानते हैं कि 2 से डिविजिबल उस संख्या को बोला जाता है जिस संख्या का इकाई का अंक यानी वंस प्लेस यानी यूनिट डिजिट इसको बोला जा सकता है, वंस प्लेस बोला जा सकता है। ये वंस प्लेस है, ये 10th प्लेस है, यानी इसको वंस प्लेस बोला जा सकता है, या यूनिट डिजिट बोला जा सकता है, या हिंदी में इकाई का अंक बोला जा सकता है। अगर इकाई का अंक 2 से डिविजिबल है, इकाई का अंक 2 से डिविजिबल है, तो 2 का भाग जब 9 में देंगे तो एक रिमाइंडर आएगा हमारा, एक शेष आएगा। यानी जब एक शेष आएगा तो ये पूरी संख्या 2 से डिविजिबल नहीं होगी, और जब ये संख्या 2 से डिविजिबल नहीं होगी तो ये सम संख्या नहीं कहलाएगी। चलिए आगे एक और उदाहरण लेकर देखते हैं हम लोग। एक और उदाहरण लेकर देख लेते हैं। कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या लिखी हुई है, 9 6 2 4 3 5 9 7, इतनी बड़ी संख्या लिखी हुई है। अब यह संख्या भले से देखने में इतनी बड़ी है, लेकिन ये सम संख्या है कि नहीं है हमें बताना है। तो बस हम इसके यूनिट डिजिट को देख लेंगे कि यूनिट डिजिट 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। यहाँ 2 से 7 में भाग पूरी नहीं जाएगी। जब 2 से 7 में भाग पूरी नहीं जाएगी, यानी पूरी नहीं जाने का मतलब ये होता है कि कुछ न कुछ रिमाइंडर बचेगा हमारा, कुछ न कुछ रिमाइंडर बचेगा। और जब रिमाइंडर बचेगा तो उसको नहीं बोला जाएगा कि हाँ वो संख्या उस संख्या से पूर्ण रूप से डिविजिबल है। मैं इस चीज को बार बार मैं दोहरा रहा हूं कि जब हम किसी संख्या से किसी संख्या में भाग देते हैं, किसी भी संख्या से किसी संख्या में भाग देते हैं, तो जब रिमाइंडर हमारा शून्य होता है, यानी रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता है, तभी माना जाता है कि हाँ उस संख्या से वो संख्या पूर्ण रूप से क्या है,
डिविजिबल है, यानी परफेक्टली डिविजिबल है। एक और उदाहरण लेकर देखते हैं, 3 0 4 6 8 ये संख्या लिखी हुई है। इकाई का अंक हम देख रहे हैं कि 2 से कटने वाला है, ये पूरी संख्या हमारी इवन नंबर है। 84 लिख दे रहे हैं। इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट देख रहे हैं कि 2 से कट जाएगा, ये इवन नंबर है। 1000 तो लिखे ही थे, 120 लिख दे रहे हैं। 120 में देख रहे हैं यूनिट डिजिट 2 से डिविजिबल है। मैं बताया था कि किसी भी संख्या से 0 में भाग देंगे तो कितनी बार भाग हमारी जाती है, 0 बार जाती है। लेकिन 0 से किसी संख्या में हम भाग नहीं दे पाते हैं, अपरिभाषित होता है, नॉट डिफाइंड, मतलब डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं इवन नंबर सबको समझ में आ रहा होगा। इवन नंबर की परिभाषा क्या होगी, जो 2 से डिविजिबल होगी। और 2 से डिविजिबल होने के लिए जिस संख्या के अंत में क्या हो, 0 2 4 6 8, जिस संख्या का यूनिट प्लेस यानी इकाई का अंक अगर हमको 8 दिखता है, इकाई का अंक अगर हमको 6 दिखता है, इकाई का अंक हमको 4 दिखता है, 2 दिखता है, 0 दिखता है, आंख मूंद के बोल देंगे कि हाँ वो 2 से डिविजिबल होगी। और जो संख्या 2 से डिविजिबल होती है उस संख्या को ही हम इवन नंबर बोलते हैं। ठीक है, यानी कौन सा डिजिट डिविजिबल होना चाहिए, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाई 2। अगर जिस संख्या का यूनिट डिजिट 2 से डिविजिबल है तो वो संख्या इवन नंबर कहलाती है। ठीक है, अब चलते हैं अगली संख्या के बारे में पढ़ने, ऑड नंबर के बारे में पढ़ने। अगली हमारी संख्या है ऑड नंबर, यानी ऑड नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। विषम संख्या ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन एग्जाम में अक्सर ये परेशान करती हैं। विषम संख्या किसे बोला जाता है, इंग्लिश में इसको ऑड नंबर बोला जाता है। ऑड नंबर, विषम संख्या को क्या इंग्लिश में बोला जाता है, ऑड नंबर बोला जाता है, विषम संख्या। ठीक है, विषम संख्या क्या कहलाती है, यह सम संख्या का ठीक उल्टा होती है। सम संख्या का सीधा सीधा रेसिप्रोकल, मतलब उल्टा। उल्टा क्यों होती है, देखिए, जिस संख्या में 2 का भाग, मतलब जो संख्या 2 से परफेक्टली डिविजिबल होती है, जिस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता है वो सम संख्या कहलाती है। और जिस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता वो क्या कहलाती है, विषम संख्या कहलाती है। देखिए, यानी 2 से विभाज्य न हो, इसकी परिभाषा क्या होगी, जो 2 से विभाज्य मतलब डिविजिबल न हो, जो 2 से डिविजिबल न हो उसी को हम क्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं। जैसे जो 2 से नहीं डिविजिबल रहेगी हम पहचान जानते हैं, कोई संख्या लिखा हुआ 3 9 4 6 8 2, इकाई का अंक यूनिट डिजिट हम देख रहे हैं कि 2 से डिविजिबल है तो यह संख्या 2 से डिविजिबल होगी। और जब यह संख्या 2 से डिविजिबल होगी तो पूरी की पूरी संख्या क्या है, हमारी इवन नंबर है, ऑड नंबर नहीं कहलाएगी। ऑड नंबर अगर 2 से, जिस पिछले उदाहरण में जो दे रहा था उसमें जिस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जा पा रहा था तो वही हमारी संख्याएं ऑड नंबर थी। जैसे मान लीजिए 102 लिखे हुए हैं, ये भी हमारी इवन नंबर है। क्यों इवन नंबर है, क्योंकि इसका इकाई का अंक 2 से डिविजिबल है, यानी ये क्या है, हमारा इवन नंबर है। ऑड नंबर क्या होता है, जैसे 89 लिख दे रहे हैं, 89 में वंस प्लेस पर क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है, और 9 में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, हमारा कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा, और रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। रिमाइंडर बचेगा तो ये नहीं बोला जाएगा कि ये संख्या 2 से पूर्ण रूप से डिविजिबल है। ठीक है, यानी विषम संख्या कौन सी होंगी, जैसे मान लीजिए विषम संख्या का उदाहरण 103 है, यूनिट डिजिट पर 3 है जो 2 से नहीं कटेगा। कोई संख्या 1 2 4 6 9 है, ये भी विषम संख्या है। 9 7 ये भी विषम संख्या है। 11 हमारी विषम संख्या है। 13 हमारी विषम संख्या है। 17 हमारी विषम संख्या है। 19 हमारी विषम संख्या है। क्यों विषम संख्या है, यूनिट डिजिट 2 से नहीं कटेगा, यूनिट डिजिट 2 से नहीं कटेगा, मतलब 2 से डिविजिबल नहीं होगा। यूनिट डिजिट 2 से डिविजिबल नहीं है, यूनिट डिजिट 2 से डिविजिबल नहीं है, यूनिट डिजिट 2 से डिविजिबल है, लेकिन भाग हमारी दशमलव में जाएगी, और भाग हमारी दशमलव में जाएगी तो वो परफेक्टली डिविजिबल नहीं होगी। डिविजिबल तो होगी लेकिन परफेक्टली डिविजिबल नहीं होगी। और हमको इवन और ऑड बताने के लिए परफेक्टली डिविजिबल, जिस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा चला जाए, पूरा पूरा शब्द का ही मतलब है कि रिमाइंडर हमारा 0 आना चाहिए। ठीक है,
रिमाइंडर हमारा शून्य होना चाहिए। चलिए, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। सम संख्या और विषम संख्या, सम संख्या और विषम संख्या से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसको हम देख ले रहे हैं। इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर और ऑड नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर और ऑड नंबर। ठीक है, गिनती की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं, अपने काउंटिंग नंबर से शुरुआत कर रहे हैं। जिस संख्या में एक में 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा कि नहीं जाएगा, तो नहीं जाएगा, तो एक क्या है हमारा ऑड नंबर है। ऑड नंबर के नीचे मैं ऐसा चिन्ह लगाऊंगा। ठीक है, 2 में 2 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, क्या है हमारा इवन नंबर है। ठीक है, उसके बाद से 3 में हमारी भाग 2 की पूरी पूरी नहीं जाएगी, तो क्या हमारा ऑड नंबर है। 4 में भाग जाएगा, ये हमारा इवन नंबर है। 5 में भाग हमारी नहीं जाएगी, ये हमारी ऑड नंबर है। 6 में भाग चली जाएगी, हमारी इवन नंबर कहलाएगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, आप लोग समझ चुके हैं। अगर इसमें कुछ आपको नहीं समझ में आता है तो आप लोग हमारे कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको अगली क्लास में हम उसका जवाब आपको दे देंगे। ठीक है, चलिए आगे एक संख्या पढ़ते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत लोगों को नहीं पता रहती है। सबसे इम्पोर्टेंट संख्याएं हैं। इवन नंबर ऑड नंबर समझना तो बहुत आसान है, लेकिन भाज्य संख्या अभाज्य संख्या थोड़ी सी कठिन हो जाती है। भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर, COMPOSITE, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या किसे बोला जाता है, कंपोजिट नंबर किसे बोला जाता है। भाज्य संख्या हमारी क्या होती है, भाज्य संख्या हम किसे कहते हैं, जैसे देखिए एग्जाम्पल से लेकर समझेंगे। जैसे कोई संख्या है, मान लीजिए कोई संख्या 9 है, कोई संख्या 8 है, कोई भी संख्या ले रहे हैं, 12 ले रहे हैं। ठीक है, शुरुआत 1 से करते हैं। क्या 1 का भाग 9 में चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, यानी 1 से 9 डिविजिबल होगा कि नहीं, परफेक्टली डिविजिबल होगा कि नहीं। 1 से 9 परफेक्टली डिविजिबल होगा कि नहीं। तो इस दुनिया की कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 1 से डिविजिबल ना हो। 1 से सारी की सारी संख्या, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे खुद में खुद जीरो हो। ठीक है, सभी संख्याएं 1 से क्या होती हैं, परफेक्टली डिविजिबल होती हैं। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर के लिए क्या करते हैं, पहले देखिए। 9 1 से पूर्ण रूप से डिविजिबल है कि नहीं है, तो हाँ है। 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो नहीं है। जिससे डिविजिबल रहेगा लिखेंगे, 2 से नहीं है। 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, हाँ डिविजिबल तो सभी संख्याओं से है, लेकिन डिविजिबल हम उसी को मानते हैं जब हमारा रिमाइंडर कितना आता है, शून्य आता है। ठीक है, तो 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, 3 से डिविजिबल है। 4 की भाग 9 में जाएगी, लेकिन रिमाइंडर आएगा, तो 4 से डिविजिबल नहीं है। 5 से भी नहीं है, 6 से भी नहीं है, 7 से भी नहीं है, 8 से भी नहीं है। अब डायरेक्ट सीधे किससे डिविजिबल है, ये 9 से डिविजिबल है। ठीक है, 8 में भाग दे के देख ले रहे हैं। 8 में 1 की भाग पूरी पूरी चली जाएगी, 2 की भाग पूरी पूरी चली जाएगी, 3 की भाग नहीं जाएगी, 4 की भाग पूरा पूरा चला जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 6 का भी नहीं जाएगा, 7 का भी नहीं जाएगा, सीधे सीधे अब 8 का जाएगा। और 8 में 8 का भाग चला जाएगा आराम से। और 8 से बड़ी संख्याएं थोड़ी इसमें भाग जाएगी, ऑटोमेटिक पहले ही हमारा दशमलव से शुरुआत हो जाएगा उसमें। तो 12 में 1 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। 1 का भाग हम देख रहे हैं कि सभी संख्या में चला जाता है। 1 का भाग 1 से सभी संख्याएं क्या हैं, परफेक्टली डिविजिबल हैं। ठीक है, 1 और स्वयं से तो देख रहे हैं सभी संख्याएं परफेक्टली डिविजिबल हैं। 9 भी था तो 1 से डिविजिबल था और स्वयं से डिविजिबल था, ये तो एकदम था। एक और संख्या से डिविजिबल था ये। 8 को देख रहे हैं कि 1 से तो डिविजिबल है ही और स्वयं से भी डिविजिबल है, मतलब सेल्फ नंबर से भी डिविजिबल है। 8 1 से डिविजिबल है और 8 से डिविजिबल है, और बाकी 2 और संख्याओं से ये डिविजिबल है। ठीक है, 12 को देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। 1 का भाग 12 में पूरा पूरा मैं बताया कि इस दुनिया में कैसी भी संख्या उसमें 1 का भाग जाएगा, 2 का भी भाग चला जाएगा, 3 का भी भाग चला जाएगा, 4 की भी भाग चली जाएगी, 5 की भाग नहीं जाएगी, 6 की भाग चली जाएगी, और 6 के बाद किसकी भाग जाएगी, 12 की भाग जाएगी। और देख रहे हैं इसमें भी कि ये 1 से डिविजिबल है और सेल्फ से भी डिविजिबल है, और बाकी 4 और संख्याएं हैं जिनसे ये डिविजिबल है। बाकी 4 और संख्याएं हैं जिनसे क्या है, ये डिविजिबल है। ठीक है,
इसको भाज्य संख्या क्यों कहते हैं मैं बता रहा हूं। इसकी परिभाषा यह होती है कि जो संख्या एक तथा स्वयं मतलब सेल्फ 9 एक से भी कट रही है और स्वयं 9 से खुद कट रही है, 8 एक से भी कट रहा है और स्वयं 8 से भी खुद कट रहा है, 12 एक से भी कट रहा है, स्वयं 12 से भी खुद कट रहा है। कह रहा है परिभाषा इसकी भाज्य संख्या की कंपोजिट नंबर की परिभाषा होती है कि जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से, एक से तो सारी संख्याएं कटती हैं और स्वयं से तो सारी संख्याएं कटती हैं, उनके अलावा कोई भी एक तीसरी संख्या, उनके अलावा मान लीजिए 10 संख्या से कट रहा है, उससे हमारा नहीं मतलब है, लेकिन उनके अलावा कम से कम एक भी संख्या हमें मिल जा रही है कि उनके अलावा कम से कम एक संख्या और संख्या से कट रही है। जैसे ये देखिए, इसमें कम से कम एक से तो सभी संख्याएं कटेंगी और स्वयं से तो सभी संख्याएं कटेंगी, उसके अलावा एक संख्या और बढ़ जा रही है हमारी, 3 से डिविजिबल हो जा रहा है, इसीलिए इसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसका हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। 8 को भी देख लेते हैं, 8 भी स्वयं से कट रहा है और 8 से खुद कट रहा है, स्वयं से करें 8 एक से भी कट रहा है और स्वयं से भी कट रहा है, और उसके अलावा और 2 संख्याएं उनसे भी कट रहा है। और मैं बोला हूं कि कोई भी संख्या जो एक से पूर्ण रूप से डिविजिबल हो और स्वयं से पूर्ण रूप से डिविजिबल हो, उसके अलावा अगर किसी भी तीसरी संख्या से परफेक्टली डिविजिबल होती है तो उसको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे कोई संख्या हम ले रहे हैं, कोई संख्या ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए 3 एक संख्या ले रहे हैं, 3 को हम देख रहे हैं कि 3 में 1 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, 3 में 1 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 में फिर 3 का भाग जाएगा। ठीक है, और कोई ऐसी संख्या ही नहीं है जो 3 को पूर्ण रूप से डिविजिबल करे, मतलब पूर्ण रूप से परफेक्टली डिविजिबल हो 3 जिससे। ठीक है, यानी 3 में किसका किसका भाग चला जाएगा, 1 का भाग चला जाएगा और 3 का भाग चला जाएगा, इसके अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है यहाँ पर तीसरी जो इस 3 को काट दे। यहाँ पर तो 3 से अधिक संख्याएं थी, कम से कम 3 संख्याएं होनी चाहिए, भाज्य कहलाने के लिए कम से कम 3 संख्याएं, और 3 संख्याओं में हम जानते हैं कि सबसे पहले एक तो सब में रहेगी, स्वयं मतलब वो संख्या सेल्फ संख्या तो सब में रहेगी, एक संख्या एक एक्स्ट्रा संख्या जैसे मिल जाएगी तो हम उसको क्या कह देंगे, कंपोजिट नंबर कह देंगे, यानी हमारी वो भाज्य संख्या हो जाएगी। यानी एक से, स्वयं से और कोई एक तीसरी संख्या, स्वयं से हर एक संख्या कटती है, एक से हर एक संख्या कटती है, और एक यही बीच में हमें पाना है एक नया। ठीक है, एक नई संख्या मिल गई तो उसको भाज्य बोलिएगा, और नहीं मिली तो आप लोग जानते हैं उसको क्या बोलेंगे, भाज्य का उल्टा प्राइम नंबर यानी अभाज्य होगा। ठीक है, ये 3 कैसी संख्या हमारी, अभाज्य संख्या है। 3 कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। चलिए ठीक है, यानी परिभाषा हमारी हो गई कि जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी भी तीसरी संख्या से, मतलब जो संख्या एक और स्वयं यानी सेल्फ, एक और स्वयं के अलावा किसी भी तीसरी संख्या से अगर डिविजिबल है, एक और स्वयं के अलावा अगर किसी भी तीसरी संख्या से डिविजिबल है, तो वो हमारी संख्या कैसी संख्या कहलाएगी, वो हमारी संख्या भाज्य संख्या हो जाएगी। और जो संख्या एक और स्वयं के अलावा, अभाज्य संख्या भी यहीं लिख दे रहे हैं, बता दे रहे हैं, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। अगली क्लास में भी इसके बारे में एक बार हम लोग फिर डिटेल में पढ़ेंगे, समय थोड़ा ज़्यादा हो गया इसलिए मैं क्लास को समाप्त करने का प्रयास करता हूँ। अभाज्य संख्या क्या कहलाती है, ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। देखिए, जिस संख्या में एक का भाग पूरा पूरा चला जाए, यानी 1 से वो परफेक्टली डिविजिबल हो, और स्वयं से तो हर एक संख्या कटती है, एक से भी हर एक संख्या कटती है, कोई एक एक्स्ट्रा संख्या मिल जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम 6 लिखे हुए हैं आपके सामने, तो 6 में 1 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, बिल्कुल जाएगा, 2 का भी भाग पूरा पूरा चला जाएगा, बिल्कुल जाएगा, 3 का भाग भी पूरा पूरा चला जाएगा, बिल्कुल जाएगा, और 6 का भी भाग पूरा पूरा चला जाएगा। देखिए, 1 से तो 1 से कट रहा है, स्वयं से तो स्वयं से भी कट रहा है, और बाकी 2 और संख्या मिल जा रही हैं, बाकी 2 और एक्स्ट्रा संख्याएं मिल जा रही हैं। और यहाँ पर परिभाषा कह रहा है कि एक और स्वयं के अलावा किसी भी एक और तीसरी संख्या से,
यानी कोई एक संख्या भी मिल जाएगी तभी वो हमारी क्या कहलाएगी, कंपोजिट नंबर कहलाएगी। एक से अधिक संख्या मिल जाए, बहुत सारी संख्या मिल जाएंगी, 50 संख्या मिल जाएंगी तभी हमारी कंपोजिट नंबर कहलाएगी। लेकिन कम से कम एक एक्स्ट्रा का मतलब एक और स्वयं के अलावा कोई एक तीसरी संख्या और होनी चाहिए। ठीक है, आ रही बात समझ में। अभाज्य में इसका ठीक उल्टा होता है। अभाज्य में ठीक उल्टा क्या होता है कि जो संख्या एक से कटे और स्वयं से कटे और उसके अलावा किसी भी अन्य संख्या से डिविजिबल ना हो। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 7 लिख दे रहे हैं, तो 7 में हम जानते हैं कि 1 की भाग पूरी पूरी चली जाएगी, उसके बाद से न 2 की भाग जाएगी, न 3 की भाग जाएगी, न 4 से, न 5 से, सीधे सीधे ये सीधा सीधा अगर कटेगा किससे, तो 7 से। यानी इसमें हम देख रहे हैं कि ये 1 से कट रहा है और स्वयं से कट रहा है। किससे किससे, 1 से और स्वयं से। 1 से इस दुनिया की कोई संख्या नहीं है जो न डिविजिबल हो, और स्वयं से कोई ऐसी संख्या ही नहीं है। स्वयं का मतलब अगर 5 से तो 5 कभी भी डिविजिबल होगा, 9 से तो 9 कभी भी डिविजिबल होगा, 11 से तो 11 कभी भी डिविजिबल होगा, 100 से 100 कभी भी डिविजिबल होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में। यानी 1 से और स्वयं से अगर कोई संख्या कट रही है तो हमारी कैसी संख्या हो जाएगी, वो हमारी अभाज्य संख्या कहलाएगी, यानी प्राइम नंबर कहलाएगी। और जिस संख्या में एक और स्वयं के अलावा कोई एक तीसरी संख्या उसको और एक्स्ट्रा मिल गई काटने वाली, तो हमारी कैसी संख्या कहलाएगी, वो हमारी संख्या हो जाएगी भाज्य संख्या, यानी कंपोजिट नंबर हो जाएगी। ठीक है, क्लास थोड़ा काफी लंबी हो गई है, इसलिए हम क्लास को समाप्त करने का प्रयास करेंगे और अगले क्लास में फिर से हम इस बार प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को अच्छे तरीके से सीख लेंगे। ठीक है, कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि सर उस दिन आप बड़ी भिन्न हमको बताए थे, छोटी भिन्न कैसे बताई जाती है नहीं बताए थे। तो मैं दोनों चीज़ें एक साथ में बताया था कि बड़ी और छोटी अगर हमको भिन्न बताना है, 2 भिन्न हमको दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए 3/4 दिया हुआ है और 9 में कहीं 6 लिखा हुआ है। हमको बताना है कि इन दोनों भिन्न में कौन भिन्न सबसे बड़ी है। तो मैं बताया था क्या करना है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। क्रॉस मल्टीप्लाई, जिसको हिंदी में वज्र गुणन कहते हैं। 6 का 3 में गुणा करेंगे तो 6 का 3 में गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, 36 18 आ जाएगा, 9 चौक 36 आ जाएगा। कौन बड़ा दिखाई दे रहा है, सीधे सीधे इसका मान, ये इधर वैल्यू बड़ी आई है तो यानी ये संख्या बड़ी हो जाएगी। यानी 3/4 छोटा होगा तो उधर मुख बंद होगा और इधर जो बड़ी संख्या होगी मुख खुला होगा। तो छोटा भी तो हम डिसाइड कर ले रहे हैं। बहुत लोग बोल रहे थे कि सर आप बड़ा बताए थे, तो जब ये बड़ी हो गई तो ये छोटी संख्या हो गई। अरे बात समझ में। और भी लेके उदाहरण इसमें देख ले रहे हैं। जब भिन्न चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें हम कम से कम कई तरीकों से हम लोग सीखेंगे, कम से कम 4-5 तरीके से सीखेंगे कि भिन्न कौन बड़ी है कौन छोटी है। जब भिन्न को छोटा बड़ा बताना सीख लेंगे तो आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में मतलब असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं भिन्नों को। संख्याओं में भी पढ़ेंगे कि कैसे संख्याओं को हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, कैसे संख्याओं को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, मतलब आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में। फिर से आगे हम लोग पढ़ेंगे सफिक्स नंबर क्या कहलाता है, प्रीफिक्स नंबर क्या कहलाता है, मतलब अनुवर्ती संख्या क्या कहलाती है, पूर्ववर्ती संख्या क्या कहलाती है, उत्तरवर्ती संख्या क्या कहलाती है। और एक और बहुत ही बड़ा चैप्टर बचा हुआ है जिसको हम इंटीजर कहते हैं। मैं इसमें इंटीजर को नहीं शामिल किया हूँ। इंटीजर को हम लोग कम से कम 2 से 3 क्लास में बस इंटीजर को हम लोग समझेंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। ठीक है, लाइए एक और उदाहरण लेके देख लेते हैं। जैसे तीन संख्या ले लेते हैं। 9/2, 1/3, 4/7 लिखा हुआ है। सबसे बड़ा बताना हो या सबसे छोटा बताना हो, बिल्कुल आसान है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना हमको आना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई बस किन्हीं दो का पहले तुलना कर लेंगे और देखेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। अगर हमको छोटा बताना है तो बड़े को छोड़ते हुए चलेंगे, छोटा छोटा लेते हुए चलेंगे। इसमें छोटा बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि कौन भिन्न सबसे छोटी है, इन तीनों भिन्नों में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो इस 3 का 9 में गुणा हो जाएगा कितना आएगा, 27, 9 3 27। 2 का 1 में गुणा होगा कितना आएगा, 2 आ जाएगा। तो कौन सबसे छोटी दिखाई दे रही है, तो ये हमारी छोटी हो जाएगी, ये बड़ी हो जाएगी। तो बड़ी से हमसे काम नहीं है, क्यों, हमको जब छोटा बताना है तो छोटे को हम काउंट कर लेंगे। ठीक है, अब इन दोनों में चेक करेंगे तो इस गुणा से अब काम नहीं चलेगा, अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई लेना होगा। तो 7 का जब इस 1 में गुणा करेंगे तो हमारा 7 हो जाएगा, और 3 का जब 4 में गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा। देख रहे हैं इधर फिर वैल्यू क्या हो गई, हमारी बड़ी आ गई, यानी ये भी संख्या इससे बड़ी है। यानी सबसे छोटी भिन्न हमारी कौन सी है,
1/3 है, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम बता सकते हैं कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, कौन सी फ्रैक्शन छोटी है। ठीक है, जब हम बड़ी जान जाएंगे तो छोटी भी जान जाएंगे, उसका उल्टा सी ठीक छोटा होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को हमारा क्लास पसंद आया होगा। अगर क्लास पसंद आया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।